सीखा था और उसके एप्लीकेशन को सीखा था। गॉस लॉ के एप्लीकेशन के तौर पे हम लोगों ने होलो स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाला था। इसके अलावा हम लोगों ने पॉइंट चार्ज का भी फील्ड निकाला था और साथ ही साथ हम लोगों ने गॉस लॉ के ऊपर में कुछ छोटे मोटे सवाल भी बनाए थे ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा डीप हो। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी सीखा था कि किसी भी स्पेशल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ के द्वारा अगर हम फील्ड निकालें तो कौन कौन से स्टेप्स लेने जरूरी हैं, किस तरह से हम उन चीजों की शुरुआत करेंगे, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई की थी। तो अब जो ये नया वीडियो है, जैसा कि पिछली बार ही मैंने कहा था कि अब हम लोग सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का फील्ड निकालेंगे। तो लिखते हैं फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होना चाहिए। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर का फील्ड हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। What is the meaning of a uniformly charged sphere? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब है एक ऐसा स्फीयर जिसके अंदर में पूरा ठूस ठूस करके चार्ज भरा हुआ, जिस तरह से आलू में के अंदर में स्टार्च भरा रहता है उस तरह से भरा होना चाहिए। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो आइए हम यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर बनाते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक गोल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो तो उसका रेडियस कितना लिखना है, उसका रेडियस कैपिटल आर लिखना है और इसके अंदर पूरी तरह से भरा हुआ कैपिटल आर रेडियस के इस गोले में भरा हुआ कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग फील्ड निकालेंगे आउटसाइड, बाहर फील्ड कितना होगा हम लोग ये सबसे पहले निकालेंगे। आइए हम लोग देखें, चूंकि अब प्रैक्टिस थोड़ी सी हो चुकी है इसलिए अब इन चीजों से थोड़ा सा आपको आराम महसूस होगा, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आउटसाइड का मतलब है, मान लीजिए इस आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा पॉइंट इस जगह पे रखा हुआ है, इस पॉइंट पे हमें इसका फील्ड निकालने की जरूरत है। तो पहला स्टेप है कि आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए, दूसरा स्टेप है कि आप इस पॉइंट को देखिए और तीसरा स्टेप है कि आप एक गॉसियन सरफेस खींचिए। तो जाहिर है कि जैसा बात हो चुकी है, गॉसियन सरफेस हमारा स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे हम लोगों ने खींच दिया है। इसके बाद होता है फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना, Q in by epsilon 0 इंटीग्रेशन फील्ड ड्यू टू ds। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर E तो नहीं मालूम है बट ds ये इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा वो 4 पाई r स्क्वायर होगा और Q इनसाइड इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो पूरा चार्ज बैठा है, इसलिए Q by epsilon 0 और E का फॉर्मूला होगा 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r स्क्वायर। इसको अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि अरे ये तो वही पॉइंट चार्ज वाला है, होलो स्फीयर में भी तो वही हुआ था, पॉइंट चार्ज में भी वही हुआ था, इसलिए हम लिख सकते हैं फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिड चार्ज स्फीयर आउटसाइड का फॉर्मूला वही है जो किसी भी स्मॉल पॉइंट चार्ज या किसी खोखले गोले का फील्ड था। कहने का मतलब है कि बाहर से देखकर हम लोग ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कोई जो गोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हॉलो है या वो सॉलिड है, क्योंकि बाहर फील्ड सबका सेम है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है जानने का। फील्ड आउटसाइड समझ में आ गया हम लोगों को। व्हाट इज द फील्ड एट सरफेस? सरफेस का फील्ड निकालना कोई बहुत भारी बात तो नहीं है। सरफेस के फील्ड के लिए इस आर के बदले में, इस डिस्टेंस के बदले में कैपिटल आर यानी कि रेडियस भर देंगे तो हो जाएगा Q by 4 pi epsilon 0 r स्क्वायर। फील्ड एट सरफेस भी बन गया। असली समस्या आती है फील्ड इनसाइड बनाने में। तो हम लोग चलिए देखें कि अंदर फील्ड कैसे निकालते हैं किसी भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। और ध्यान दीजिएगा कि 12वीं क्लास की परीक्षा में ये छोटी सी चीज जो है ये आपके फुल क्वेश्चन को बना सकती है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूरा पूरा बन सकता है। तो आइए हम निकालते हैं इनसाइड फील्ड। यहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, गॉसियन सरफेस सॉरी, ये जो एक हॉलो सॉलिड चार्ज स्फीयर है इस जगह पे, यहाँ पे हमने लिया है, चार्ज Q है, रेडियस R है। हमें इस जगह पर यहाँ पर अंदर में फील्ड चाहिए। स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, डिस्टेंस रेडियस से छोटा है। तो फिर से वही स्टेप लीजिए, आप कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, आप इस पॉइंट को देखिए और एक गॉसियन सरफेस खींच लीजिए। मैंने पहले ही कहा है कि दो ही प्रकार के गॉसियन सरफेस आपको मिलेंगे, या तो आपको स्फेरिकल गॉसियन सरफेस खींचने हैं या फिर आपको सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींचने हैं। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस हमने खींच दिया।
फिर से लिखेंगे गॉस का फार्मूला EDS इक्वल टू Q in बाय एप्सिलॉन 0 EDS अब की बार लिखेंगे E जो नहीं मालूम है, DS का वैल्यू लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि EDS का मतलब होता है EDS cos थीटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए cos थीटा। और चूंकि ये गोल सरफेस है इसलिए सीधा फील्ड यहाँ से निकल रहा है, थीटा का वैल्यू सारी जगहों पे जीरो है, इसीलिए हर जगह थीटा का वैल्यू जीरो होने की वजह से ES हो जा रहा है और S का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। कुल चार्ज है अंदर कितना। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है कि टोटल चार्ज कितना है। ध्यान दीजिएगा ये पूरे गोले में टोटल चार्ज प्लस Q है पूरे गोले में, लेकिन हमें तो इस छोटे गोले में चार्ज की जरूरत है ना, सिर्फ आपको तो गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज की आवश्यकता है, इसलिए ये Q in ये Q नहीं होगा, ये दूसरा Q है। चलिए हम लोग इसके अंदर का चार्ज निकालने का स्टेप लें। तो आप जानते हैं कि पूरा गोला का चार्ज बाय पूरे गोले का वॉल्यूम करेंगे तो आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। ये क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आपको मैंने पढ़ाया था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर हम निकाल लें, चार्ज बाय वॉल्यूम कर लें, तो उस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में अगर हम किसी भी वॉल्यूम से गुना करेंगे तो हमको उस वॉल्यूम का चार्ज मिल जाएगा। तो हमारे पास ये टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम करने से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकली। अब इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम इस छोटे वाले गोले के वॉल्यूम से गुना कर देंगे तो इसके अंदर का चार्ज मिल जाएगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q बाय 4 बाय 3 पाई r क्यूब इनटू इस छोटे गोले का वॉल्यूम यानी कि गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम हो जाता है 4 बाय 3 पाई r क्यूब, कट गया आया Q r क्यूब बाय r क्यूब। ये चार्ज हुआ अंदर, तो आप लिखेंगे Q r क्यूब बाय r क्यूब और नीचे एप्सिलॉन नॉट रहेगा, इसको आप काट सकते हैं, r बचेगा। E का फार्मूला हुआ Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब, ये रहा आपका फार्मूला r। इस फार्मूले को गौर करें थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हुआ फील्ड इनसाइड बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा एक कैपिटल R मैंने नीचे बढ़ाया है और ऊपर एक स्मॉल r बढ़ाया है। ये एक विशेष फार्मूला है। आप देखिए ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है तो वेरिएबल तो सिर्फ डिस्टेंस ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ रहा है। ऐसा बहुत रेयर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से बढ़े। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। कब तक? जब तक आप अंदर हैं। इसलिए सेंटर पर जहां r बराबर 0 है, सेंटर पर स्मॉल r बराबर 0 होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सेंटर से बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। इस फार्मूले के हिसाब से बढ़ते बढ़ते जब आप सरफेस पे आएंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा और सरफेस के बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा इस फार्मूले के हिसाब से। इस तरह से ये हिसाब किताब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर हमारा पूरा होता है। तो फील्ड एट सेंटर भी लिख लेते हैं, फील्ड एट सेंटर हो गया 0। अब इन चारों को देख करके हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं ताकि फील्ड का ओवरऑल कंसेप्ट हम लोगों को मिले। देखिए इस ग्राफ में इस सॉलिड गोले का हम लोग फील्ड ग्राफ बना रहे हैं। देखिए ठीक से ये पॉइंट सेंटर पे 0, सेंटर से बाहर की ओर फील्ड बढ़ेगा इस फार्मूले के हिसाब से, और जब सरफेस पे आएगा तो फील्ड इतना होगा, कितने के बराबर? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के बराबर, और सरफेस के बाद फील्ड घटेगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे पॉइंट चार्ज का घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद r। और इधर आएंगे तो यही सारी चीजें होंगी बट उल्टे डायरेक्शन में होंगी। फिर से इस सरफेस पे, इधर वाले सरफेस पे फिर से फील्ड मैक्सिमम होगा और फिर डायरेक्शन उल्टा करके वो घटेगा। तो ध्यान दीजिएगा हॉलो स्फीयर का अंदर में फील्ड 0 था और यहाँ पे अंदर का फील्ड 0 नहीं है, यहाँ पे सेंटर पे 0 है
और सेंटर के बाद बढ़ता हुआ फील्ड है। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप अगर ध्यान देंगे, अपने मन में एक बार अपने अंदर ही से खुद से ही बोल करके अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, वरना इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि उनको रटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सॉलिड स्फीयर का, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। अब हम लोग इसका पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग फील्ड और पोटेंशियल एक साथ ही निकालते रहे हैं, इसलिए हम लोग एक बार आइए पोटेंशियल पे ध्यान देते हैं। पोटेंशियल आउटसाइड, ये कोई बहुत विशेष बात तो नहीं है। आप जानते हैं कि ये जो फील्ड है ये चार्ज में भी यही था, हॉलो वाले स्फीयर में भी फील्ड यही था, तो पोटेंशियल भी उसका निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, वो वही पिछला वाला एक्सप्रेशन ही रख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटेंशियल आउटसाइड हॉलो स्फीयर इज द सेम एज दैट ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर एंड द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये सबका सेम है। सरफेस की जहां तक बात है तो पोटेंशियल एट द सरफेस अगर कोई पूछे तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इस आर के बदले आर पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल एट सरफेस हो गया। अब असली समस्या यहां है, पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा, अंदर में पोटेंशियल कितना होगा, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम लोग इस बात पर गौर करेंगे कि पोटेंशियल अंदर कितना होता है, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के भीतर का पोटेंशियल कितना होता है। डेरिवेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखिए फ्रेंड्स कि कोई भी डेरिवेशन जब आप करते हैं तो उसके साथ साथ कई चीजें होती हैं, जैसे सबसे पहले आप मैथमेटिक्स का ध्यान रखते हैं, आप फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का भी ध्यान रखते हैं, आप लॉजिक का भी ध्यान रखते हैं। तो एक डेरिवेशन करने में बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, इसलिए कभी भी जब आप पढ़ें किताब को तो डेरिवेशंस को ना छोड़ें। डेरिवेशंस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसको पढ़ने के बाद उस खास फॉर्मूले के बारे में जो आपका कंसेप्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। सिर्फ फॉर्मूला रट करके आप अच्छे सवाल नहीं बना सकते, आप कंसेप्ट को डेवलप नहीं कर सकते जब तक कि आप किसी भी फॉर्मूले को उसके डेरिवेशन के लेवल से ना सीखें। इसलिए मेरी सलाह है कि हमेशा डेरिवेशन करें तो फॉर्मूला मिले, बाद में आपको न मन हो डेरिवेशन ना पढ़ें, परंतु उसको एक ना एक बार जरूर करके देखें। तो चलिए हम लोग एक बार इस सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहा हमारा सॉलिड स्फीयर, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, क्यू चार्ज है, रेडियस आर है। तो यहां पर डिस्टेंस आर है, हमें यहां पर पोटेंशियल चाहिए भी। गौर कीजिए कि भी का क्या मतलब, इस भी का क्या मतलब है। इस भी का मतलब है कि पोटेंशियल यहां से चालू करें, इस जगह पे आए और फिर यहां आए, इनफिनाइट से एक कूलम चार्ज लाएं, सरफेस पे लाएं और सरफेस से के बाद चल के इस पॉइंट पे आए, तो जो वर्क डन होगा उसी को हम कहेंगे कि वो पोटेंशियल एट द सरफेस है। परंतु एक बात ध्यान दीजिए, पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको सिखाया है कि अगर दुनिया में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता हो तो आप दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको उन दोनों पॉइंटों के बीच का फील्ड पता हो। तो ध्यान दीजिए कि इस जगह का पोटेंशियल v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, तो आपको पता है। इस लोकेशन का पोटेंशियल आप जानते हैं, कैसे जानते हैं देखिए तो, और इस लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता है। इस लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिख के दिया है ना, कितना होता है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब r। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको एक जगह का पोटेंशियल पता है और अगर आपको फील्ड पता है तो आप दूसरे जगह की पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला होगा पोटेंशियल निकालने का? पोटेंशियल निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। आप जानते हैं ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, लिखिए dv बराबर माइनस ई का वैल्यू लिखिए q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब dr इंटीग्रेशन
लिमिट भरना बहुत जरूरी है। लिमिट भरिए, जब r का वैल्यू कैपिटल R था, ध्यान दीजिएगा, जब r का वैल्यू, ये dr है ना, इसी में इंटीग्रेट करना है, तो जब इसका वैल्यू कैपिटल R था तो v का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। v का वैल्यू भर दिया लिमिट। जब r का वैल्यू कैपिटल R था तो v का वैल्यू इतना था। तो जब r का वैल्यू स्मॉल r है तो v का वैल्यू बताइए, यही ना प्रश्न बने थे। जब r का वैल्यू कैपिटल R है तो आप v का वैल्यू जानते हैं, तो जब r का वैल्यू स्मॉल r है, स्मॉल r के बराबर है, तो आप v का वैल्यू निकालिए। ऐसे लिमिट भरते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े, इस चीज को शुरू कर दें, और इस चीज को यहाँ पे लिखने की बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे v बराबर v माइनस, इसको ठीक से कर दीजिए, dv का v होता है v माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r बराबर, यहाँ पे देखिएगा, माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ब्रैकेट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर फॉर्मूला में q r है, देखिए यहां पे छूट गया था, q r है, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब को हमने लिख दिया। r dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, r स्क्वायर बाई 2 होता है, तो r स्क्वायर बाई 2 होता है, तो चलिए हमने 2 को यहां बाहर में लिख दिया, और r स्क्वायर के बदले ये लिमिट भी भर दी, तो लिख दिया r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्योंकि आप 12th क्लास में है तो थोड़ा सा तो स्टेप जो है स्किप करना बनता है, आप कोई बिगिनर तो है नहीं। तो v माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बराबर, अब इस माइनस को भीतर ले चले जाएंगे, q बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0, छोड़िए 4 पाई एप्सिलॉन 0 into 2r क्यूब भी लिखते हैं, ब्रैकेट, अब r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस हमने भीतर लेके चले गए। अब आगे बढ़ते हैं और इसको फिर से मिटाते हैं, वो बहुत आसान है, कोई खास स्टेप तो नहीं है, सिर्फ एक ही बार लिमिट भरना होता है। हो गया v बराबर, इसको उधर ले जाते हैं, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r क्यूब r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसको उधर लेके प्लस कर दिया। अब ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लीजिए, तो v बराबर हुआ q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया, यहां बचा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2r क्यूब माइनस यहां बचा 1 बाई r प्लस 1 बाई r, तो v बराबर हुआ q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट, यहां एलसीएम तो 2r क्यूब भी रहेगा, 2r क्यूब एलसीएम हो गया। इसके बाद एलसीएम लिखेंगे यहां पे, तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r, ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2r स्क्वायर, इसलिए v का फॉर्मूला हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये रहा v का फॉर्मूला। ये पोटेंशियल इनसाइड का फॉर्मूला है, गौर कीजिएगा, पोटेंशियल इनसाइड का फॉर्मूला है v बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 2r क्यूब नीचे, ऊपर 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इस v के फॉर्मूले को अगर हम देखें तो सेंटर पर v का वैल्यू क्या होगा भाई, सेंटर पर v का वैल्यू क्या होगा, सेंटर पर v का वैल्यू के लिए आपको r का वैल्यू 0 करना पड़ेगा, और जब r का वैल्यू 0 कर देंगे तो हो जाएगा q into 3r स्क्वायर बाई 2 into 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो देखेंगे आप r यहां से कट जाएगा, आएगा 3/2 q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये क्या है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r सेंटर सरफेस का पोटेंशियल है, और ये सरफेस का पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स है, यानी कि सेंटर पर फील्ड 0 होगा परंतु पोटेंशियल 0 नहीं है, पोटेंशियल सरफेस के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है, तो v एट सरफेस होगा 3/2 ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। तो सरफेस पर पोटेंशियल, फील्ड सेंटर पर पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल से 1.5 गुना है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको ग्राफ की मदद से देखना चाहें इस जगह पे,
तो हमें देखना पड़ेगा जब हम सेंटर पर हैं, ध्यान दीजिए, जब हम लोग सेंटर पर हैं, इस लोकेशन पे आइए, आगे बढ़ते हैं, सेंटर पर अगर हैं तो पोटेंशियल हाई है, सेंटर का पोटेंशियल है 3/2 KQ/R, 3/2 KQ/R जो सरफेस का पोटेंशियल है। अब यहां पे जैसे ही आप आएंगे R इक्वल टू R पर, तो फिर से पोटेंशियल आ जाएगा KQ/R। तो ध्यान दीजिए, सेंटर पर पोटेंशियल हाई है, वहां से R तक आते आते पोटेंशियल घटा, और सरफेस पे आया तो इतना पोटेंशियल हो गया, और जब सरफेस से दूर निकला तो फिर और इधर की ओर घट जाएगा। यहाँ के बाद जो है नॉर्मल जो ग्राफ का जो तरीका होता है ना, पॉइंट चार्ज वाला, ये वही वाला है। और इसके बाद इधर भी देखेंगे तो पोटेंशियल की वही स्थिति बनेगी, आप देख सकते हैं इसको, यहाँ भी पोटेंशियल का वही स्थिति है, R इक्वल टू R। तो क्वेश्चन होगा कि where the field of a solid sphere maximum, जवाब है सरफेस पे। बट where the potential of the solid sphere maximum, जवाब है सेंटर पर। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, परंतु सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम है। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं, मैंने आपको पिछले ही वीडियो में सलाह दी थी कि इतना सारा इंफॉर्मेशन एक साथ बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि आप इन चीजों को बार बार न पढ़ें, बार बार कॉपी पे ना लिखें, और बार बार खुद से सवाल ना करें, और बार बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है किताब से ना बनाएं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर जो है गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्रक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे कंसेप्चुअल जगहों पर है। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमन टू। इसीलिए हम लोग आगे बढ़े, और चूंकि हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर भी हो गया, फील्ड भी हो गया, पोटेंशियल भी हो गया, ग्राफ वगैरह भी बना लिया, चलिए हम लोग एक तो सवाल बना लेते हैं। सवाल बनाने का पर्पस है कि आपको फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ध्यान दीजिएगा, ये एक हॉलो स्फीयर है, और उस हॉलो स्फीयर के अंदर यहाँ पे चार्ज Q है, और यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है इसके अंदर रखा हुआ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर रेडियस है, इसका रेडियस है स्मॉल r, ये भी है स्मॉल r, और यहां से यहां भी है स्मॉल r। इस पर भी चार्ज Q ही है। आप ठीक से देखिए, एक हॉलो स्फीयर है जिसपे चार्ज Q है, फिर एक सॉलिड स्फीयर उसके अंदर रखा हुआ है, उस पे भी चार्ज Q है। चार्ज का कहीं कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, जैसा है सब कुछ यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्वेश्चन है कि आप कुछ जगहों पे फील्ड और पोटेंशियल बताएं कि इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सबसे पहले देखिए इस गोले को देखिए, ये जो खोखला गोला है जिस पर Q चार्ज है, ये पॉइंट उसके सेंटर पर है, तो इसकी वजह से कोई भी फील्ड यहाँ नहीं बनेगा, इसलिए इसका फील्ड हो गया 0 प्लस। ये है एक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के बाहर के किसी पॉइंट पर फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 1 होल स्क्वायर, ये हो गया फील्ड। आइए पोटेंशियल निकालें। पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा इस छोटे गोले के चलते पोटेंशियल, इस हॉलो गोले का पोटेंशियल यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल अंदर में उतना ही होता है जितना कि सरफेस का पोटेंशियल होता है, इसलिए इसके सरफेस का पोटेंशियल लिखना है 1/4 pi epsilon naught Q by what is the radius of this bigger sphere, that is called 3r, रेडियस भर रहे हैं प्लस। अब इस गोले की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकाला जाए, तो इस गोले की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा, चूंकि ये बाहर है इसलिए वही होगा जो पॉइंट चार्ज का होता है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका चार्ज Q बाय डिस्टेंस 2r। इस तरह से देखिए पोटेंशियल हम लोगों ने निकाला सेंटर पर। अब आइए हम इसके सेंटर पर दोनों निकाल के देखें।
इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहले इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो। प्लस अब इस वाले गोले की वजह से इस गोले के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जीरो। कुल मिला के हो गया जीरो। इसलिए इस पूरे सिस्टम की वजह से इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो। पोटेंशियल का क्या होगा इस जगह पे? पोटेंशियल में देखिए, बिगर स्फीयर के अंदर के किसी भी लोकेशन पर पोटेंशियल बराबर होगा, जो यहां होगा वही पोटेंशियल यहां भी होगा इसकी वजह से। तो इस बड़े गोले की वजह से गोले के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल अंदर के सारे पॉइंटों पे उतना ही होगा जितना कि पोटेंशियल एट द सरफेस होता है, इसलिए 1/4πε0 q by what is the radius of this sphere 3r प्लस अब इसका पोटेंशियल इसकी वजह से, हाँ अभी आपको बताया था सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल सेंटर पर होता है 3/2 ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस, तो 1/4πε0 Q by R। इसी तरह से, चूंकि ये तो एक एग्जांपल है जिसमें हमने इस सेंटर को लिया, इस सेंटर को लिया, आप चाहे तो प्रैक्टिस करके इस पॉइंट का निकाल सकते हैं, बाहर के किसी पॉइंट का निकाल सकते हैं, हर जगह का निकाल सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सवाल के अंदर वेरिएशन कर करके खुद से कई जगहों पे फील्ड निकालें, और ऐसा करेंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब हम लोग आगे के एप्लीकेशंस पे गौर करें। तो अगला जो एप्लीकेशन है हमारा गॉस लॉ का, वो है गॉस लॉ का अगला एप्लीकेशन, द फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड शीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लेन शीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लेन शीट की वजह से, शीट क्या होता है? शीट एक बहुत पतली चादर होती है जिसका थिकनेस जीरो होता है। थियोरेटिकली एक शीट का थिकनेस जीरो होगा, और ये जो चार्ज शीट है बहुत बड़ी होनी चाहिए। अब ये क्या प्रॉब्लम है, बड़ी क्यों कह रहा हूं मैं? ध्यान दीजिए कि असल में कोई भी चीज का जो एंड होता है ना इस जगह पे, तो एंड पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चार्जेस की जो बनावट है थोड़ी अजीब है इस जगह पे। इसकी वजह से इस पोर्शन के फील्ड का वैल्यू वह नहीं होता है जो कि इन फील्डों के चलते होता है। इसीलिए हम लोग गॉस लॉ में इस कॉर्नर को अवॉइड करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इनफिनाइट प्लेन शीट बताइए। इनफिनाइट का मतलब है कि इस शीट का एंड ही नहीं पता है, ये जस्ट बहुत बड़ा शीट है। ध्यान दीजिए कि बड़ी शीट है, अगर कोई बहुत पॉइंट नजदीक हो तो उस शीट का साइज बहुत मैटर नहीं करता है, परंतु थियोरेटिकली हम लोग इनफिनाइट प्लेन शीट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक इनफिनाइट प्लेन शीट है जो बहुत बड़ी है, इधर भी इनफिनाइट है, उधर भी इनफिनाइट है, और इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी प्लेन चार्ज शीट के ऊपर टोटल चार्ज तो इनफिनाइट होगा क्योंकि इसकी साइज ही बहुत बड़ी है, लेकिन सरफेस एरिया जो है चार्ज पर यूनिट एरिया अगर कर देंगे तो वो एक फिक्स क्वांटिटी हो जाएगी, और जिसका नाम हम लोग सिग्मा लिख रहे हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ से डी डिस्टेंस दूर, मान लीजिए एक डी डिस्टेंस है यहाँ पे, डी डिस्टेंस दूर इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब एक बार सोचिए कि यहाँ पर कौन से टाइप का गॉसियन सरफेस होगा। अब ध्यान दीजिए, आप ट्राई कर लीजिए इस लोकेशन पर अगर इस तरह का एक गॉसियन सरफेस खींच दें तो आप देख सकते हैं कि गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि जो फील्ड है इस शीट से सीधे आगे की ओर निकलेगा और सरफेस गोल है, तो फील्ड सीधा जा रहा है और सरफेस गोल है, तो सरफेस के और फील्ड के बीच में एंगल बहुत तरह के हो जाएंगे, इसीलिए इस प्रकार का सरफेस यहाँ पे नहीं चलेगा।
आपको सरफेस ऐसा रखना चाहिए, ध्यान दीजिए। अगर हम इस तरह का सरफेस रखें, जरूरी नहीं कि सिलिंड्रिकल ले हो, कोई भी शेप चल जाएगा, परंतु यहाँ पे प्लेन होना चाहिए। ठीक से वेरीफाई कर लीजिए कि क्या ये सरफेस अच्छी है। तो ठीक से ध्यान दीजिए कि यहाँ से निकलने वाली फील्ड लाइन सीधे ऐसे आती है, इस सरफेस से गुजरती है, और इधर से निकलने वाली फील्ड लाइन यहाँ भी सीधे आती है और इस सरफेस से गुजरती है। तो आपने देखा कि ये सरफेस ऐसा बना है कि फील्ड लाइनें इस पोर्शन से सीधे निकलती हैं, इस पोर्शन से सीधे निकलती हैं, और इस पोर्शन से हरगिज नहीं निकलती हैं। मैंने आपको कहा था ना कि सरफेस ऐसा चुनिए कि फील्ड लाइनें या तो निकले तो परपेंडिकुलर निकले, वरना ना निकले। इसलिए इस प्रकार के हमने स्ट्रक्चर लिया है। और ये जो सरफेस है, इसका सरफेस एरिया ए ले लीजिए, बी है, इधर भी डी है, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी बात आप कहेंगे कि आपको इस पार जाने की क्या जरूरत थी, आपको सरफेस उधर ही कर सकते थे, इधर क्यों निकले? भाई ये शीट है, शीट एक जीरो थिकनेस की चीज होती है, तो जीरो थिकनेस होगा तो उसके अंदर में इस सरफेस को हम फिनिश कैसे कर सकते हैं, वो इस पार निकल जाएगा। इसीलिए हमने इस सरफेस को दोनों साइड बढ़ा दिया है और इस तरह का एक सरफेस लिया। चलिए हम लोग अब लिखते हैं EDS इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा फ्लक्स? ध्यान दीजिए, फ्लक्स कितना भी हो, सरफेस एरिया A है, तो देखिए ध्यान से, यहां भी फ्लक्स बाहर ही निकला है, यहां भी फ्लक्स बाहर ही निकला है, तो दोनों जगह के फ्लक्स बाहर ही निकले हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा नहीं है कि फील्ड इधर से निकल रही है और इधर जाके बाहर जा रही है, ऐसा एंट्री और एग्जिट नहीं है, ये फील्ड सिर्फ बाहर ही निकल रही है। इसीलिए यहां पर फ्लक्स होगा E इंटू ए, और यहां भी फ्लक्स होगा E इंटू ए, दोनों फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में बराबर। टोटल चार्ज कितना है? तो चार्ज तो इसी इतने ही में देखना होगा ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ इसी पार्ट में चार्ज है, बाकी कहीं चार्ज नहीं है। तो ये कितना चार्ज होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है ए, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा चार्ज सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए को काट लीजिए, 2e बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई, इसलिए E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेहद इंपॉर्टेंट। कोई भी प्लेन शीट अगर आप लेते हैं, बहुत बड़ी प्लेन शीट, तो इस प्लेन शीट से थोड़ी दूर फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, इधर भी वही होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। और ये फील्ड, मजे की बात ये है कि ये फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं है, ये फील्ड कांस्टेंट फील्ड है। उसी तरह से अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला कोई अगर प्लेन शीट रहा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्लेन शीट का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। मान लीजिए कि हमारे पास दो प्लेन शीट्स हैं, एक शीट ये है, इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, एक ही सरफेस है, दो साइड में देखिएगा, और एक और सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है, मान लीजिए। ये भी बहुत बड़ी शीट है। तो क्वेश्चन ये है कि इस लोकेशन पर फील्ड बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, लोकेशन कहीं भी हो, क्योंकि डिस्टेंस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इस लोकेशन पर इस शीट की वजह से फील्ड होगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी फील्ड इधर ही आएगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों फील्डों को जोड़ दें, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड आ जाएगा। यहां देखें आप, इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इधर होगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इधर होगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे दोनों फील्डों का डिफरेंस है। और यहाँ पे फिर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं कि जो फील्डों की बनावट है, दो शीट्स की वजह से इस साइड में दोनों फील्ड एक डायरेक्शन में है, इस साइड में दोनों फील्ड उधर डायरेक्शन में है, और बीच के इलाकों में दोनों फील्ड आपस में उल्टे डायरेक्शन में है।
अगर ये दोनों सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में बराबर होते तो कंडीशन कुछ और होती। आइए हम लोग उसको भी देख लें, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आएगा। मान लीजिए आपके पास दो प्लेट हैं, ये एक पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी सिग्मा ही है, ये भी सिग्मा ही है। चलिए दोनों बराबर है, तो इस जगह पे फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बाहर क्यों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इस लोकेशन पे होगा। इसका फील्ड बाहर की ओर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी फील्ड बाहर की ओर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसलिए दोनों को जोड़ के फील्ड बनेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बीच के इलाके में इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इधर होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इधर होगा, और दोनों बराबर होंगे और फील्ड जीरो होगा। तो इस तरह से दो पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट अगर सेम चार्ज डेंसिटी की हो तो उनके बीच में फील्ड जीरो होगा, और किनारे में दोनों साइड में फील्ड जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ये दोनों चार्ज शीट्स पॉजिटिव और निगेटिव होता, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तब क्या बनेगा? तो ध्यान दीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव, तो ध्यान दीजिए इस लोकेशन पर इस शीट का फील्ड बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसका फील्ड उधर की ओर बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और फील्ड जीरो हो जाएगा। बीच में देखिए सिग्मा, इसका फील्ड इधर बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका फील्ड इसकी ओर बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसलिए बीच में फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्या होगा, इस पॉजिटिव का फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस निगेटिव का फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर जीरो। आपने क्या देखा कि जब पॉजिटिव निगेटिव शीट्स आ गई तो किनारे में फील्ड दोनों साइड जीरो हो गए और बीच में फील्ड आ गया। लेकिन दोनों जब सेम चार्ज थे, सेम तरह के चार्ज थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बीच में जीरो है और किनारे में सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो है। तो कहने का मतलब है ये जो अरेंजमेंट है आप इस पे ध्यान देंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इतना भारी फार्मूला नहीं है कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो आपको समझ में ना आवे, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। इसलिए शीट, प्लेन शीट इनफिनाइट साइज का बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस केस में आपको जो गॉसियन सरफेस है वो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस रखना है, और फ्लक्स दोनों साइड से बाहर निकलता हुआ है। फ्लक्स जो है पॉजिटिव निगेटिव फ्लक्स नहीं है, दोनों या तो बाहर निकलते फ्लक्स आएंगे या अंदर जाते हुए फ्लक्स आएंगे, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दो एप्लीकेशन हमने पिछले वीडियो में देखे थे और इस वाले में भी हमने दो देखे। एक तो हमने सॉलिड स्फीयर का फील्ड पोटेंशियल देखा और इसके बाद हमने प्लेन शीट का फील्ड निकाला। इसलिए मेरे ख्याल से ये चूंकि काफी एक्सटेंसिव है इसलिए हम लोग इस वीडियो को फिर से ड्रॉप कर रहे हैं, और हम लोग अगले क्लास में फिर से एक एप्लीकेशन लेंगे और तब हम लोग गॉस लॉ की थियरी को खत्म करेंगे।